हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के डीएससी पेपर डीएससी 3 एंड डीएससी 4 इसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बक्सर विद्रोह। तो इस विद्रोह को आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बक्सर विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें। चीन में विदेशी लोगों का प्रभाव जिस ढंग से बढ़ रहा था, उसी के कारण विभिन्न चीनी देशभक्तों में अपने देश के सुधार की प्रबल आकांक्षा हुई थी, पर सुधार के पक्षपातियों के प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकी। इससे विदेशी लोगों के प्रति विरोध और विद्वेष की भावना कम नहीं हुई। चीन के सभी लोग, चाहे वे सुधारों के पक्षपाती हों या विरोधी हों, विदेशियों से विद्वेष रखते थे। ईसाई पादरियों के गिरजाघर, विदेशियों द्वारा बनाई गई रेलवे लाइनें और पाश्चात्य लोगों द्वारा स्थापित बैंक तथा कंपनियां चीनी लोगों की आंखों में कांटे की तरह से चुभती थीं। इस स्थिति में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि विदेशियों के प्रति विद्वेष की भावना एक विद्रोह के रूप में प्रकट हो। 1894-95 के युद्ध के बाद विभिन्न विदेशी राज्यों ने चीन के विभिन्न प्रदेशों में मिलकर जिस प्रकार अपने प्रभाव क्षेत्र कायम कर लिए थे, उसके चीन की जनता में गहरे असंतोष को उत्पन्न कर दिया था। इस स्थिति में चीन में एक समिति और दल का संगठन हुआ, जिसे अंग्रेजी में बॉक्सर कहते हैं। अब हम बॉक्सर विद्रोह के कारणों को देखेंगे। तो इसके निम्न कारण थे। तो पहला कारण क्या था, देखते हैं। इस दल में शामिल चीनी लोग अपनी बंद मुट्ठी या कसे हुए मुक्के की शक्ति में विश्वास रखते थे और इसी का प्रयोग कर विदेशियों को चीन में बहिष्कृत कर देने के लिए कटिबद्ध थे। 1899 का अंत होने से पूर्व ही बॉक्सर दल ने चीन के विभिन्न प्रदेशों में विदेशियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। बहुत से ईसाई पादरी बॉक्सर लोगों के क्रोध के शिकार हुए। पेकिंग के दक्षिण में अनेक विदेशी इंजीनियर एवं रेलवे लाइन के निर्माण में तत्पर थे। इन पर भी आक्रमण किए गए और इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इन घटनाओं के समाचार से पेकिंग में स्थित विदेशी राजदूतों में खलबली मच गई। उन्हें डर लगा कि कहीं हम पर भी बॉक्सर लोग हमला ना कर दें। आगे चलते हैं। चीन के समुद्र तट के नजदीक जो विदेशी जंगी जहाज विद्यमान थे, उन्होंने उनकी सेनाओं को पेकिंग बुलाया। इस पर बॉक्सर लोगों ने कहा कि विदेशी राज्यों में चीन पर बाकायदा चढ़ाई कर दी है। इन सेनाओं से अपनी रक्षा करने के लिए बॉक्सर लोगों ने पेकिंग और टित्सिन के बीच की रेलवे लाइन को कई स्थानों से उखाड़ दिया। अब विदेशी लोगों को और भी अधिक चिंता हुई। टित्सिन में
2000 विदेशी सैनिकों की एक सुव्यवस्थित सेना का संगठन किया गया और इस सेना ने पेकिंग की ओर प्रस्थान कर दिया। इसी बीच में विदेशी जंगी जहाज़ों ने चीन के समुद्र तट पर आक्रमण शुरू कर दिए और अनेक महत्वपूर्ण नगरों और किलों पर कब्जा कर लिया। अब बॉक्सर लोगों और विदेशी राज्यों की सेनाओं में बाकायदा युद्ध शुरू हो गया। दूसरे कारण को देखेंगे। चीनी सरकार ने पेकिंग में विद्यमान विदेशी लोगों को आज्ञा दी कि वे 24 घंटे के अंदर अंदर पेकिंग को छोड़कर बाहर चले जाएं। इसी समय पेकिंग में स्थित जर्मन राजदूत की हत्या कर दी गई। अब विदेशी लोगों की आज्ञा दी कि वे 24 घंटे के अंदर अंदर पेकिंग को छोड़कर बाहर चले जाए। इसी समय पेकिंग में स्थित जर्मन राजदूतों की हत्या कर दी गई। अब विदेशियों के सम्मुख आत्मरक्षा का केवल यही एक उपाय था कि वे सब पेकिंग से विदेशी दूतावास पे एकत्र हो जाएं और वहां रहकर अपनी सेनाओं के आगमन की प्रतीक्षा करें। यदि वे पेकिंग छोड़कर समुद्र तट की ओर जाने का विचार करते तो उन्हें भय था कि मार्ग में बॉक्सर लोग कहीं उन पर आक्रमण ना कर दे। बहुत से चीनी ईसाइयों ने भी इस समय आत्मरक्षा के लिए विदेशी दूतावासों में शरण ली थी। बॉक्सर लोगों ने पेकिंग के दूतावासों को भी घेर लिया, क्योंकि इन दूतावासों का निर्माण किले के रूप में हुआ था। अतः यहाँ पर विदेशी लोग कई महीनों तक बॉक्सर लोगों के हमलों से अपनी रक्षा करते रहे। 1900 ईस्वी के मध्य तक विदेशियों की एक सुसंगठित सेना पेकिंग पहुंच गई और वहां उनके बॉक्सर लोगों से अपने दूतावासों की रक्षा की। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि चीनी सरकार के बहुत से उच्च कर्मचारियों विदेशियों के विरुद्ध बॉक्सर लोगों के युद्ध को देश के लिए हानिकारक समझते थे। चीन के अनेक प्रांतों में उनके सूबेदारों ने बॉक्सर लोगों को काबू में रखने की भरसक कोशिश की। यदि चीन की सब प्रांतीय सरकारें भी इस समय बॉक्सर लोगों के साथ सहानुभूति रखती तो विदेशियों के लिए चीन में रह सकना असंभव हो जाता। पर अनेक प्रांतीय सूबेदारों ने बॉक्सर लोगों को काबू में रखने में असाधारण कृत प्रदर्शित किया। पेकिंग की केंद्रीय सरकार ने भी एक आज्ञा द्वारा प्रांतीय कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि वे बॉक्सर लोगों के आक्रमणों से विदेशियों की रक्षा करने का प्रयास करें। इसका चौथा जो कारक है वह है बॉक्सर विद्रोह का समाचार जब पाश्चात्य देशों में पहुंचा तो उन्होंने चीन में अपनी आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए अपनी सेनाओं को चीन भेजा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि की सेनाएं शीघ्र ही चीन पहुंच गई। चीन में जहां कहीं भी बॉक्सर लोगों ने विदेशियों का प्रतिरोध किया था, वहां सभी इन पाश्चात्य सेनाओं ने भयंकर अत्याचार किए। चीनी लोगों से
पूरी तरह से बदला लिया। अनेक ग्रामों और नगरों को ध्वस्त कर दिया गया। विदेशी सेनाओं ने चीन में एक प्रकार के आतंकी राज्य की स्थापना कर दी। बॉक्सर विद्रोह का उपयोग पाश्चात्य देशों ने चीन में अपने प्रभुत्व को विस्तृत करने के लिए किया और इसको नियमित बनाकर वहां अपनी सेनाओं का जाल सा बिछा दिया। अब हम इस विद्रोह के परिणामों को देखेंगे। परिणाम: विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध चीनी लोगों ने जो विद्रोह किया था वह सफल नहीं हो सका। पाश्चात्य देशों की सेनाएं चीन में अपने विशेषाधिकारों का प्रभाव को कायम रखने में सफल हुई। बॉक्सर विद्रोह की समाप्ति पर 7 सितंबर 1901 के दिन चीन के साथ विदेशी राज्यों का जो समझौता हुआ उसकी निम्न बातें थी। क्या क्या समझौता की शर्तें थी उनको देखते हैं। पहला, पेकिंग में जर्मनी का जो राजदूत मारा गया उसके लिए चीनी सरकार जर्मनी से क्षमा प्रार्थना करे और उस स्थान पर एक स्मारक का निर्माण करे। दूसरा, विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए जिन चीनी राज कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया जाए उन्हें चीनी सरकार कठोर दंड दे। तीसरा है, जिन नगरों में विदेशी लोगों का कत्ल हुआ था वहां 5 साल तक कोई सरकारी परीक्षा ना हो सके ताकि इन नगरों के निवासी सरकारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर राजकीय पद ना प्राप्त कर सकें। चौथा, जापान के दूतावास के अध्यक्ष की हत्या के लिए चीनी सरकार जापान से क्षमा याचना करे। पांचवा, 2 साल तक चीन ना कोई अस्त्र शस्त्र बना सके और ना अन्य ऐसा माल तैयार कर सके जिसे युद्ध सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता हो। छठा, हर्जाने के रूप में 1 अरब 15 करोड़ रुपया विदेशी राज्यों को प्रदान करे या 39 वार्षिक किस्तों में अदा की जाए। और सातवां जो है, पेकिंग में विदेशी राजदूतों का निर्माण इस ढंग से किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर वे सरलता से अपनी रक्षा कर सके। 1907 का ये मैंने आपको 1901 बताया था, ये समझौता 1907 में हुआ था। 1907 का यह समझौता चीन के लिए बहुत हानिकारक और अपमानजनक था। इसके कारण चीन में विदेशी राज्यों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया और पेकिंग में विदेशी सैनिक बड़ी संख्या में रहने लगे। अब चीन में स्थित विदेशी राजदूतों की स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि वे चीनी सरकार के साथ एक स्वतंत्र राज्य की सरकार के समान व्यवहार करें। इसके बोझ से चीनी सरकार इतनी बुरी तरह से दब गई थी कि आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर सकना उसके लिए कठिन हो गया था। टित्सिन नगरों पर विदेशियों का कब्जा चीन की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अत्यंत घातक था। इस समय चीन के प्राय संपूर्ण समुद्र तट पर विदेशी राज्यों का प्रभुत्व कायम हो गया था। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।